यदि आप फ्रेशर हैं 2026 के अंदर और आप चाहते हैं कि मॉन्स्टैक के अंदर आपकी जॉब लगे, तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिक्स जिसको फॉलो करने के बाद आपको मॉन्स्टैक के अंदर डेफिनेटली जॉब लगेगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अंदर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉन्स्टैक के अंदर क्या क्या होते हैं जो इंटरव्यू के लिए पूछे गए हैं या इंटरव्यू के अंदर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो मॉन्स्टैक का जो पर्टिकुलर मार्केट है वो अभी भी एवरग्रीन मार्केट चल रहा है। मॉन्स्टैक के अंदर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। इवन जितने भी स्टार्टअप या मिड लेवल कंपनी उनके अंदर मॉन्स्टैक डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आप चाहें तो लिंक्डइन का भी लेटेस्ट जॉब प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, नीट का भी चेक कर सकते हैं, naukri.com का भी चेक कर सकते हैं। तो यदि जो लोग मॉन्स्टैक के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है कि मॉन्स्टैक की जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको कुछ काम करने होंगे कि मॉन्स्टैक के अंदर कुछ स्पेशल चीजें आपको पढ़नी होगी। तो देखो मॉन्स्टैक के अंदर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सिर्फ आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नॉर्मल नोड.js पढ़ने से जॉब नहीं लगने वाली है। अब आपको इन डेप्थ मॉन्स्टैक सीखना होगा। उसके लिए आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एडवांस मतलब जो ECMA स्क्रिप्ट के अंदर के जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं इनको बहुत अच्छे से सीखना होगा। और सबसे खास बात तो जावास्क्रिप्ट के अंदर का जो डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, मतलब जो एरे वाला पार्ट है, एरे के अंदर के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं वो सभी आप अच्छे से पढ़ लो, इन डेप्थ पढ़ लो। इसके बाद स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शंस है, एरे और स्ट्रिंग के अंदर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आप लीड कोड या हैकर रैंक के अंदर जाकर के जितने भी रियलिस्टिक, जितने भी प्रेशर लेवल के अंदर के जो कोडिंग बेस्ड प्रॉब्लम है वो सब आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इज द किंग फॉर मॉन्स्टैक और जावा स्क्रिप्ट ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है मॉन्स्टैक के इंटरव्यू में। आप उल्टा पढ़ लेते हो, आप ज्यादातर फोकस HTML, CSS पे, बूटस्ट्रैप पे, टेलविन पे, इन पे करते हो। देखो ये चीजें कोई ज्यादा इंटरव्यू में नहीं पूछता। बताओ आप CSS, टेलविन, बूटस्ट्रैप में क्या ज्यादा पूछेगा? थोड़ा सा डेफिनेशन पूछ लेगा ना, लेकिन जो लॉजिक्स है यदि वो आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से मॉन्स्टैक के अंदर के इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। अब मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला हूं। देखो रिएक्ट जेएस के अंदर अब नॉर्मल रिएक्ट जेएस से आपको नहीं सीखना है। जैसे नॉर्मल रिएक्ट जेएस तो बहुत सारे स्टूडेंट सीखते हैं, अब आपको रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस के अंडर में सीखना है। अब आपको नेक्स्ट जेएस का एक पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर आपको रिएक्ट के अंदर का कंपोनेंट बनाना है, नेविगेशन सिस्टम आपको उसके अंदर यूज करना है। मतलब नेक्स्ट विथ रिएक्ट आपको अब सीखना होगा। और रिएक्ट के अंदर अब आपको स्टेट मैनेजमेंट बहुत सारे लोग क्या नॉर्मल रिएक्ट पढ़ के चले जाते हैं। अब आपको रिडक्स बहुत अच्छे से सीखना होगा, कैसे हम इसके अंदर स्टेट मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हम डिफरेंट टाइप के लेयर्ड आर्किटेक्चर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर नॉर्मल रिएक्ट से काम नहीं होने वाला। इसमें आपको रिडक्स यूज करना ही पड़ता है। जैसे कोई ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, अब एड टू कार्ट की कोई फंक्शनैलिटी यदि आपको इंप्लीमेंट करनी है तो उसके लिए आपको रिडक्स तो यूज करना ही पड़ेगा ना। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि सबसे मेन रहता है आपका ऑथेंटिकेशन। जैसे आपका ऑथेंटिकेशन में JWT ऑथेंटिकेशन टोकन का कैसे आपको यूज करना है, कैसे आपको एक सिक्योर लॉगिन बनाना है, ठीक है, किस तरीके से आपको लोकल स्टोरेज का यूज करना है, कैसे आपको कुकी का यूज करना है, कैसे आपको सेशन को हैंडल करना है, कैसे आपको लॉगिन और लॉगआउट फंक्शनैलिटी को बहुत अच्छे से मैनेज करना। मतलब ये प्रोजेक्ट लेवल के जो मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना कि लॉगिन आपने कैसे हैंडल करा, आपने साइन अप कैसे बनाया, मल्टी यूजर लॉगिन कैसे बनाया, रोल बेस्ड लॉगिन आपने कैसे बनाया, ठीक है। इसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है उसके अंदर आपने किस तरीके से क्रेड ऑपरेशन मैनेज किया, आपने डैशबोर्ड के अंदर ग्रिड कैसे क्रिएट करा, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर स्क्रीन के अंदर मुझे क्रिएट, एडिट, डिलीट, ऐड, ये सभी चीजों को मैनेज करना तो आप कैसे हैंडल करोगे, पेजिनेशन कैसे आप लगाओगे। इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस का आंसर वही दे सकता है जिसने मॉन्स्टैक के अंदर या रिएक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट डेवलप करा हो। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो नोड.js पे ज्यादा फोकस नहीं करते। नोड.js के अंदर वो 2-3 लाइब्रेरी पढ़ लेते हैं, बस फिनिश। ऐसा नहीं, नोड.js में आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। नोड.js के अंदर जितने भी टाइप के लाइब्रेरीज हैं, चाहे वो नोड.js के अंदर HTTP बेस्ड हो, चाहे वो URL बेस्ड हो, चाहे वो स्ट्रीम बेस्ड हो, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सॉकेट कैसे यूज होता है, नोड.js और MongoDB का कनेक्शंस कैसे यूज होता है, HTTP की क्या लिमिटेशंस है, एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट कैसे यूज किया जाता है, ठीक है, कॉल बैक क्या होता है। इवन बहुत सारे लोगों को इवेंट लूप के बारे में पता नहीं होता कि इवेंट लूप कैसे काम करता है, ठीक है, कॉल स्टैक कैसे काम करता है, इवेंट लूप के अंदर किस तरीके से एसिंक्रोनस प्रोसेस मैनेज होता है, ठीक है, एसिंक्रोनस के अंदर सिंक्रोनाइज यदि आपको किसी प्रोसेस करना है तो कैसे मैनेज होता है, क्या API आपका इवेंट लूप के थ्रू मैनेज होता है कि नहीं होता है, उसके लिए नोड.js ने कुछ अलग से टेक्निक यूज करता है कि नहीं करता। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना इंटरनल, ये पूछ जाते हैं, ठीक है। सॉकेट के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं, socket.io से कैसे सर्वर क्रिएट होता है, ठीक है, किस तरीके से सॉकेट क्लाइंट कनेक्टिविटी होती है, सॉकेट के अंदर किस तरीके से चैटिंग होती है, कैसे आपका कम्युनिकेशन मतलब कैसे आपका एक चैनल बनता है, ठीक है, किस तरीके से मल्टीपल कम्युनिकेशंस होते हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मैनेज करना बहुत ही जरूरी है।
ठीक है। तो कॉल बैक हेल क्या होता है, कॉल बैक के बारे में क्वेश्चन तो आपको हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। इसके बाद आपको एपीआई और कॉल बैक, ये दोनों चीजें और रिडक्स, ये तीन चीजें जो है ना, ये रिएक्ट के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी पढ़ सकते हो, किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज होता है। ये चीजें भी बहुत अच्छे से रिएक्ट के अंदर आपको आना चाहिए यदि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। और नोड जेएस और रिएक्ट जेएस का जो पर्टिकुलर जितना भी फंडामेंटल जो चीजें हैं ना, वो भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं एपीआई डेवलपमेंट की। एपीआई आपको क्रिएट करते भी आना चाहिए, वो भी नोड जेएस के थ्रू विद मोंगोडीबी डेटाबेस। तो मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर आपको क्रेड ऑपरेशंस, इनके क्यूरीज भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ज्वाइन कैसे लगाते हैं इसके अंदर, मल्टीपल कलेक्शंस के बीच में कैसे एग्रीगेशन होता है, ठीक है, किस तरीके से इसके अंदर अपन एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, ग्रुप बाय कैसे लगाते हैं, ऑर्डर बाय कैसे लगाते हैं, ग्रुप बाय के बाद यदि आपको कोई कंडीशन देना वो कैसे मैनेज करते हैं। ऐसे थॉरो आपको मोंगोडीबी पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल इंसर्ट अपडेट डिलीट के क्वेरी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। फाइंड वन क्या होता है, फाइंड क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसके बाद आपको मोंगो क्लाइंट और मोंगोज, ये दोनों टाइप की जो लाइब्रेरीज होते हैं मोंगोडीबी के, उसको पूरा अच्छे से आपको आना चाहिए। और साथ ही आपको स्कीमा कैसे कैसे बनाते हैं, किस तरीके से मॉडल क्रिएट करते हैं, कैसे कंट्रोलर क्रिएट, मतलब मॉडल कंट्रोलर स्कीमा, इसके थ्रू एपीआई कैसे, मतलब लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए एपीआई कैसे बनाते हैं, इस तरीके का एपीआई डेवलपमेंट आपको होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आपको एक सिंगल फाइल आर्किटेक्चर का एपीआई बना करके यदि आप जाओगे तो इससे आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको एक प्रोफेशनल लुकअप में कोई भी काम करना है। और इसके बाद आपको जो एपीआई है, प्राइवेट एपीआई, पब्लिक एपीआई, ठीक है, एपीआई के अंदर की जो टेस्टिंग कैसे की जाती है, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, स्टेटस कोड क्या होता है, कौन कौन से एचटीटीपी मेथड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, पासवर्ड को आप इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे करते हो, ठीक है, इसके लिए नोड.जेएस की कौन सी लाइब्रेरी यूज की जाती है, परफॉर्मेंस कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है, बंडलिंग कैसे की जाती है, ठीक है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट किया जाता है, डिप्लॉयमेंट के लिए कैसे बिल्ड बनाया जाता है, इस बिल्ड को कैसे डिप्लॉय करते हैं। यदि आपको CI/CD पाइपलाइन पता है, बहुत ही अच्छी बात है। गिट और गिटहब को कैसे हम मैनेज करने, फिर गिटहब से हम कैसे क्लाउड के अंदर कनेक्ट होते हैं, तो ये आपको यदि एक छोटा सा एक सेमी पाइपलाइन बनाते भी यदि आ गया ना, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर है। और इसके बाद आपको प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल में आपने काम करा है, आपके प्रोजेक्ट में कितने टेबल्स हैं, टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है। अब यहाँ पे मोंगोडीबी में टेबल नहीं है तो कलेक्शन तो है, कलेक्शन के बीच में रिलेशनशिप कैसे है, कौन सा कलेक्शन किस कलेक्शन से वन टू मैनी रिलेशनशिप है, वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, मैनी टू वन रिलेशनशिप है, आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी चीजें इंटरव्यूअर आपसे पूछता है। साथ ही आपको थर्ड पार्टी एपीआई के बारे में पूछा जा सकता है कि आपने कुछ एसएमएस एपीआई लगाया है, मेल एपीआई लगाया है, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन आपने करा है कि नहीं करा है, तो ये सब चीजें भी आपसे पूछा जाता है। सिक्योरिटी में आपने लॉगिन सिक्योरिटी में आपको कितने कितने लेवल की सिक्योरिटी आपने इंप्लीमेंट करी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। साथ में आज के डेट में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑप्शन भी पूछा जाता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक्सेल फाइल है, उसको आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेके आना है तो कैसे लेके आओगे। यदि किसी भी आपका डेटा है उसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है या इंपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन कैसे मैनेज करना है, रिपोर्टिंग कैसे आप मैनेज करोगे। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको यदि पता होगा तो 2026 के अंदर आपका डेफिनेटली प्लेसमेंट होगा, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया है, ये पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से मैनेज करो, प्रैक्टिकली मैनेज करो, डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी, ठीक है। जितना भी मैंने इनिशियल स्टेप्स है कि मतलब आपको जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ना चाहिए, रिएक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, नोड में क्या पढ़ना चाहिए, रिडक्स में क्या पढ़ना चाहिए, मोंगोडीबी में क्या पढ़ना चाहिए, प्रोजेक्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इनको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लो तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा और एक मन स्टैक डेवलपर आप बनोगे। आपको बिल्कुल 100% अपना देना है, पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड यदि आपको लर्निंग करना है तो डेफिनेटली आपका प्लेसमेंट होगा। क्योंकि देखो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है कंपनी के अंदर मन स्टैक की, क्योंकि जितने भी मिड लेवल कंपनी, मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, स्मॉल लेवल कंपनियां मन स्टैक के अंदर ही वेब डेवलपमेंट का काम कर रही है।